ओके सो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन. सो बेसिकली दिस टू आर डिफरेंट चैप्टर्स बट दे ऑल आर रिलेटेड टू ऑप्टिक्स. मीन्स ये ऑप्टिक्स का पार्ट है. सो लाइक यहाँ पर ऑप्टिक्स में अगर आप देखेंगे सो वी हैव अ पार्ट कॉल्ड one is a wave theory, then interference and then diffraction. अगर मैं इसका वेटेज के बारे में बात करूंगा सो आप 2 मार्क्स ईच कंसीडर कर सकते हो, तो ये 6 मार्क्स का इसका वेटेज बन जाता है. करेक्ट. वेव थ्योरी में पहले ब्रीफ ले लेते हैं क्या क्या पढ़ना है. तो वेव थ्योरी में सबसे पहला दो है, एक तो है कॉर्पस्कुलर थ्योरी, राइट. सेकंड वी हैव वेव थ्योरी और इन शॉर्ट वी कैन से हाइजेंस वेव थ्योरी. ठीक है. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हाइजेंस कंस्ट्रक्शन और हाइजेंस प्रिंसिपल. ठीक है, यही मेन है. देन उसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्टों ने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप लोग पढ़ोगे तो इसमें ब्रिस्टल्स लॉ भी आ जाएगा एंड पोलरॉइड्स. फिर आप उसमें जाओगे तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट भी है. ठीक है. सो ये आपके लिए बन जाएगा वेव थियरी. क्या बन जाएगा? तो वेव थियरी में इतना सा बेसिक है. अगर हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस के अंदर तो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. बस यही है और खत्म इसी में. लेकिन आपको जो क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे न्यूमेरिकल्स वो भी इसी में से आते हैं. एंड डायफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे. सो फ्राउनहोफर्स डायरेक्शन और डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट. एंड बात करेंगे रियलाइज क्राइटेरियन फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ इमेज एंड फिर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. सो ये आपका चैप्टर का बेटा ओवरव्यू है जिसमें आपको ये चीजें पढ़नी है. ठीक है. चलो क्विकली सबको समझते हैं. तो बात करेंगे अगर हम लोग न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी का, या सबसे पहले हम लोग चैप्टर का हेडिंग दे देते हैं, वो है वेव थ्योरी. सो इन शॉर्ट समझने की कोशिश करेंगे कि वेव थ्योरी की जरूरत क्या पड़ी. तो सबसे पहले न्यूटन ने एक आइडिया प्रपोज किया या इंट्रोड्यूस किया कि हाउ द लाइट इज प्रोपोगेटेड. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है, अगर ये मान लो कि आपका यहाँ ये सन है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन अर्थ के ऊपर जो लाइट आ रहा है, मान लो ये अर्थ है आपका. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द लाइट कमिंग फ्रॉम सन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सम एनर्जी पैकेट क्वांटा के फॉर्म में आ रहा है. जैसे फोटॉन्स होते हैं ना, वैसा एनर्जी आ रहा है. और उसने वो बताया कि एनर्जी पैकेट के फॉर्मेट में है. किसमें? एनर्जी पैकेट्स. और उसने बोला कि भाई ये एनर्जी पैकेट्स कैसे होते हैं. तो भाई हाँ होते तो है लेकिन दिखते नहीं. अरे भाई ये क्या बात हो गई, अगर होगा तो दिखना चाहिए. तो उसने बताया कि ये एनर्जी पैकेट है जो बड़े ही सूक्ष्म होते हैं, टाइनी. गेटिंग? माइक्रो मतलब छोटे. माइक्रो से भी छोटे बोलेंगे तो उसको टाइनी कंसिडर. तो बोला कि लाइट इज propagated from sun to the earth in the form of small and tiny particles and he gave those particle name as corpuscles. क्या नाम दे दिया? corpuscles. तो इसके लिए इस थियरी का नाम पड़ा हुआ है corpuscular theory. ये सब क्या है? corpuscles है. नाउ corpuscle के क्या गुणधर्म है, मतलब स्टेटिस्टिक्स क्या है उसके, या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो न्यूटन ने बताया कि ये जो corpuscles होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? सबसे पहले दे आर स्मॉल, दूसरे टाइनी, एंड वी कैन नॉट सी विथ अवर नेकेड आईज. और ठीक है, वी कैन नॉट सी विथ अवर आईज. तो भाई अगर जब दिखते ही नहीं तो तुमने कैसे देखे? पहला क्वेश्चन कि जब दिखते ही नहीं है तो आपने कैसे देखा? बट इमेजिनेशन. फिर उसने बताया कि आइडिया ऑफ विजन. आइडिया ऑफ विजन. तो न्यूटन ने बताया कि जब ये कॉर्पस्कल्स हमारे आंखों के रेटिना में फॉल होते हैं, ठीक है, रेटिना है हमारी आंखों का, राइट. सो जब ये कॉर्पस्कल्स इस रेटिना के अंदर
फॉल होते हैं, समझ में आ रहा है क्या? सो वी गेट सेंसेशन ऑफ, वी गेट एंड वी एबल टू सी द थिंग्स। फिर बताया आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कैसे फॉर्मेट में है बेटा? पार्टिकल नेचर है। कौन सा नेचर है? पार्टिकल। सो पार्टिकल नेचर होने की वजह से when they strike, when they strikes the metallic or when this strikes the solid surface, they get reflected. He also explained refraction. He also explained refraction. When this corpuscles falls into the transparent medium, they get refracted. लेकिन क्यों रिफ्लेक्ट होते हैं वो बता नहीं पाए। अच्छा, he could not explain simultaneous reflection and refraction। ये एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों चीजें होती है, ये बता नहीं पाया। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट या कोई भी एक सरफेस है और अगर यहाँ पर कोई लाइट वेव इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट भी होता है और रिफ्लेक्ट भी होता है, ये वो बता नहीं पाया। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने ये बताया कि व्हेन दिस कॉर्पस्कल चेंजेस द मीडियम, ओके, देयर वेलोसिटी चेंजेस। बात तो सही था, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी the speed of light in air is less as compared to other medium। सो कौन सी वजहों की वजह से ये फेल हो गया? तो सबसे पहले तो ये खुद एक रीजन बना, कोई कॉर्पस्कल मिला ही नहीं। दूसरा, ठीक है, he could not explain simultaneous reflection and refraction, इसकी वजह से भी ये थियरी फेल हो गया। और तीसरा, गलत assumption, उसके हिसाब से जो लाइट का स्पीड है वो एयर में सबसे कम है एज कंपेयर टू ऑल अदर मीडियम। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिजिक्स लाइट के अंदर लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑल अदर मीडियम। सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस रीजन द वेव थियरी बिकम फेल टू एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट फ्रॉम सन टू द अर्थ। तो उसके बाद क्रिस्टियन हाइजीन नाम का एक साइंटिस्ट आया। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टियन हाइजीन लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव, किसके फॉर्म में? तो फिर से वही आ गए हम लोग कि भाई एक सन है जो कि सोर्स ऑफ लाइट है एंड ये एक अर्थ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टियन हाइजीन द लाइट इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम सन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड लाइट पोसेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव? ये वेव कौन सा है? अच्छा, दूसरा, आप सभी लोगों को मालूम है कि वेव को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टियन हाइजेन द होल यूनिवर्स इज फिल्ड विद अ मीडियम। किससे फिल्ड होता है? उसने बताया कि मीडियम की जरूरत है और वो मीडियम था ल्यूमिनिफेरस ईथर। ईथर मालूम है ना क्या होता है? दो हाइड्रोजन को निकाल के दो अल्काइल ग्रुप डालोगे तो ROR बन जाएगा, दैट इज ईथर। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टियन हाइजीन द होल यूनिवर्स इज फिल्ड विद ल्यूमिनिफेरस ईथर व्हिच रेजिस्ट लेस। मतलब वो इतना पतला है कि वो एग्जिस्ट करता है, वो फील ही नहीं होता है। देन अकॉर्डिंग टू दिस वेव थियरी लाइट प्रोसेस और लाइट पोसेस all the characteristics transverse wave, ठीक है। द होल यूनिवर्स इज फिल्ड विद ल्यूमिनिफेरस ईथर। तो उसने भी बताया कि भाई आइडिया ऑफ विजन भी होता है। क्या होता है? कैसे दिखता है? तो भाई जब ये ट्रांसवर्स वेव एंटर करते हैं किसमें? रेटिना ऑफ अवर आई, सो वी गेट सेंसेशन ऑफ लाइट। समझ लो कि ये आपका रेटिना हो गया। चलो, ये हमारा रेटिना है। ये क्या है? रेटिना। एंड व्हेन
this transverse wave enters into our retina, बराबर, we get sensation of a light and due to that we able to see the things. दूसरा उसने बताया idea of color. According to Huygens, different colors of a light is due to different wavelength. इसकी वजह से different wavelength, जो कि सही था. और यहां पर अगर बात करेंगे सो आइडिया ऑफ कलर में क्या था, इसमें बताया था कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कॉर्पस्कल. तो ये फर्क था दोनों में. देन ही एक्सप्लेन साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड refraction on the same surface, on the same surface. Not only that, but according to Huygens wave theory, the speed of light is greater in air as compared to all other medium. ठीक है, तो फेल क्या हो गया? फेल होने का सबसे बड़ा कारण था ये कि प्रैक्टिकली ऐसा कोई मीडियम ही नहीं मिला जो इधर से भरा हुआ है. भाई पूरा जो वैक्यूम मतलब पूरा जो यूनिवर्स है उसमें तो शून्यावकाश है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, तो इधर मिला ही नहीं. तो थियरी क्या हो गया? और बहुत सारे फिनोमेना ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट इसके कुछ अच्छे मेरिट्स थे और इसके वजह से ही ये थियरी सक्सीडेड हो गया. तो नाउ हाइजन ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस किए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू हाइजन, अगर मान लो कि ये सोर्स ऑफ लाइट है बेटा, ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो ऑल पॉसिबल में अपने वेव्स को भेजेगा एंड ऑल द वेव्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, और अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम के ऊपर आप ये सबको जोड़ दोगे सो दिस विल क्रिएट अ वेव फ्रंट. क्या प्रोड्यूस करेगा? होगा ये वेव को. सो दिस इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट. सो वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम. वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम such that all the waves cover equal distance in a equal interval of time. अगर आप डिस्टेंस भी देखोगे सो ये d इक्वल होगा सबके लिए और दैट इज इक्वल टू कितना होगा? ct. वेलोसिटी इनटू टाइम ना, तो वेलोसिटी है c, स्पीड ऑफ लाइट इज c and time is t. So wavefront is locus of all the point in a medium such that all the waves cover equal distance in equal interval of time. अब पूछेगा wavefront के टाइप्स के बारे में. So there are three types we have. तो पहला होता है बेटा वो है spherical wavefront, दूसरा होता है वो प्लेन वेव फ्रंट, तीसरा होता है वो है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अ वेव फ्रंट. अच्छा, अगर ये तीनों के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा और डिटेल्स में आ जाते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और इसको कैसे समझ पाएंगे. चलो, स्फेरिकल वेव फ्रंट वो एक पॉइंट सोर्स से पैदा होता है. कहां से प्रोड्यूस होता है? आप बोलो तो आपने लिख देता हूं, प्रोड्यूस. ओके, मूव्स. तो ये पॉइंट सोर्स से जनरेट होता है और वो इंफिनिटी तक मूव करता है. कहां तक मूव करता है? इंफिनिटी. ये होता है प्लेन वेव फ्रंट, वो इंफिनिटी से प्रोड्यूस होता है. मतलब वो कहां से प्रोड्यूस होता है किसी को नहीं मालूम. गैलेक्सी में बहुत सारी लाइटें कहीं से भी आती है, ठीक है, और वो इंफिनिटी तक मूव करता है. सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है वो फाइन गैप यानी कि स्लिट से जनरेट होता है और इंफिनिटी तक मूव करता है. तो डेफिनेशन सिंपल है. डेफिनेशन में क्या लिखने का देखो, द प्लेन वेव, द वेवफ्रंट व्हिच जनरेटेड फ्रॉम या व्हिच प्रोड्यूसेस फ्रॉम पॉइंट सोर्स एंड मूव टुवर्ड्स इंफिनिटी इज कॉल्ड एज स्फेरिकल वेवफ्रंट. द वेवफ्रंट व्हिच जनरेटेड फ्रॉम इंफिनिटी एंड मूव टुवर्ड्स इंफिनिटी इज कॉल्ड एज प्लेन वेवफ्रंट. द वेवफ्रंट व्हिच इज जनरेटेड फ्रॉम अ फाइन गैप और अ स्लिट एंड मूव टुवर्ड्स इंफिनिटी इज कॉल्ड एज अ सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट. ये तीनों वेवफ्रंट है. कैसा दिखता है? तो भाई देखो, प्लेन वेवफ्रंट तो ये हो गया आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट. प्लेन वेवफ्रंट सीधा दिखता है, ठीक है, और सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट में वो सिलिंड्रिकल शेप में लाइट आती रहती है, बराबर, और स्लिट में से जनरेट होता है. सो ये अलग अलग शेप होते हैं. तो सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट अपने को इतना डिटेल में नहीं है एज पर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस. हमको दो वेवफ्रंट पढ़ने हैं, उसमें है स्फेरिकल और प्लेन वेवफ्रंट. अच्छा, नॉट ओनली दिस, तो ये वेवफ्रंट काम कैसे करते हैं, हाउ दे आर प्रोपोगेटेड, तो उसके ऊपर हाइजन ने अपना एक थीसिस लिखा जिसको हाइजेंस प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है. हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? हाइजेंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर हम लोग बात करेंगे एक वेवफ्रंट के बारे में
ये वेव फ्रंट है. सो अकॉर्डिंग टू हाइजन every point on a wavefront, दिख रहा है क्या आपको? Every point on a wavefront act as a secondary source of light. Okay, and that wavefront, that point has a tendency to emit secondary wavelets in forward direction, which also covers equal distance in equal interval of time. और अगर आप लोग इसको सेमी सर्कल बना के जोड़ दोगे तो वो आप लोगों को एक नया वेवफ्रंट भी दे देगा. Okay, so what is Huygens principle? Every point on a wavefront act as a secondary source of light. Secondary source has a tendency to emit secondary wavelets. और secondary wave, wavelet मतलब wave का छोटा भाई, wavelets in forward direction. The tangent drawn to the wave, अगर आप इसको tangent बनाओगे, will give you the direction of a wavefront at that instance. Okay, and the tangent which is drawn, this is called as a wave normal. क्या बोलेंगे? So this is Huygens principle. All right, 4 point है. Every point on a wavefront act as a secondary source of light. Secondary source has a tendency to emit secondary wavelet. Third, they cover equal distance in equal interval of time. The tangent drawn to the wavefront will give you the direction of wavefront at that instance, and the tangent is called as a wave normal. So इसके बेसिस पर आप लोगों को पूछा जाएगा, explain construction of spherical wavefront. So ये बड़ा सिंपल है. इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सिंपल, हम लोग एक वेवफ्रंट को बनाएंगे. उसके लिए हम लोग ले लेते हैं एक लाइट सोर्स. ये आपको कंस्ट्रक्शन करके बताना है बेटा. सो इन दिस केस यू नीड टू यूज योर रूलर्स. देन हम लोग एक लाइन का यूज कर लेंगे. और ये इक्वल डिस्टेंस पर है कि नहीं उसके लिए आप चाहो तो रूलर भी यूज कर सकते हो. यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वली है. देन गिव द नेम ए बी सी. ये तीनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज इक्वल टू सी टी. ठीक है. नाउ ड्रॉ द टेंजेंट टू द वेव फ्रंट. तो ये हम लोगों को एक प्राइमरी वेव फ्रंट मिल गया है. वी कॉल इट एज अ primary wavefront. Now, according to the Huygens principle, every point on a source, a wavefront acts as a secondary source of light and has a tendency to emit secondary wavelets. So देखो इसने ये emit किया, जितना ये emit करेगा उतना ही equal distance ये भी cover करेगा. ओके, और उतना ही ये डाउनवर्ड वाला भी करेगा. ओके, अब क्या बताया? बाय, अभी देखो आप लोगों को नया पॉइंट मिल गया है. ये है ए डैश, बी डैश, सी डैश. मेक सेंस? वी हैव 3 पॉइंट्स, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश. मान लो कि अगर हमारे पास टाइम t1 था और स्पीड c था तो डिस्टेंस कितना मिलेगा? तो ये भी d1 होगा और ये भी. सो बाय टेकिंग c1 और b1 और a1 एज अ रेडियस, ड्रॉ द सेमी सर्कल. क्या करना है? तो मैं एक रूलर ले लेता हूं एंड आई विल रोटेट दिस रूलर, क्योंकि मुझे सेमी सर्कल बनाना है. ओके, ये कुछ बड़ा बन जाएगा ये. तो ये कुछ ऐसा बनेगा. फिर यहां से भी एक सेमी सर्कल बनाओ. तो हमको सेमी सर्कल बनाना है, इसको ऊपर ले जाते हैं. यहाँ से भी एक सेमी सर्कल बना देते हैं और यहाँ से भी एक सेमी सर्कल बना देते हैं. नाउ टेंजेंट ड्रॉन टू द सेमी सर्कल, ओके, विल गिव यू द न्यू डायरेक्शन ऑफ अ न्यू वेव फ्रंट. और ये आप अगर इसको जोड़ दोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा. सो इस तरीके से वेव फ्रंट प्रोपोगेट होता है. सिमिलरली आप प्लेन वेव फ्रंट का भी बना सकते हो. अब आ जाते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसके ऊपर उसने एक्सप्लेन किया था. उसमें है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. तो ये कैसे प्रोपोगेट होता है? हमारे पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है
और ये वेव आ रहा है इस तरफ, तो बेटा ये हमारे पास है, वो है प्लेन वेव। क्या है? तो जब ए डैश पर आएगा तब बी होगा, वो बी डैश पर आने से पहले समवेयर सी पर आएगा, क्योंकि बी डैश इधर आने वाला है। ओके, क्यों? क्योंकि दे कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल हियर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हाई हो जाएगा, सो ये रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और सॉरी क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरफ। तो जब इसका रिफ्लेक्शन का प्रोसेस चल रहा होगा उसी टाइम पर ये वाला वेव यहां पर आएगा। करेक्ट? जब ये ए डैश से समझ लो डी तक पहुंचा है तो बी बी डैश पे पहुंचेगा, फिर अगेन विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल यहां पर फिर से क्या होने वाला है, आई, और ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा by creating angle of refraction r. So it was observed here that I is always equal to r. तो ये फिनोमिनन भी उन्होंने प्रूव करके बताया। दूसरा आ जाते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। सो रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, तो देखो हम लोगों ने सेम ले लिया फिनोमिनन, तो ये एक हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, तो देखो करेक्ट। सो ये है हमारे पास ए, ये है बी, ये है ए डैश, ये है बी डैश। जब ए डैश पर आएगा तो समवेयर बी सी पर होगा। करेक्ट? नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनेगा, और रिफ्लेक्शन होने वाला है, रिफ्रैक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, फिर यहां पर भी होगा। रिफ्रैक्शन ऐसा होगा और फिर एक नया वेव फ्रंट बनेगा, वो डी ई की तरफ चलेगा। करेक्ट? किसकी तरफ चलेगा? चलो, सो ये क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ज्योमेट्री अप्लाई करने के बाद देखो ये हमारे पास ये एंगल है एक्स, ये है वाई, ठीक है। अगर ये आई है, क्या है ये, आई है, तो आप देख सकते हो ये हो गया है एम 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 डैश। करेक्ट? तो आप देख सकते हो एक्स ए डैश ए, देखो ध्यान से, एक्स ए डैश ए प्लस ए डैश या ए डैश एन, ये जो एंगल होने वाला है वो कितना है बेटा, 90 डिग्री। करेक्ट? अच्छा, पार्ट ऑफ दैट ये देखो ये भी 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे थे 90 डिग्री पर होना चाहिए, कितने पर, अच्छा ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। करेक्ट? सो नाउ मेजरमेंट एंगल ए डैश एन प्लस एन ए डैश, ये भी कितना हो जाएगा, 90। करेक्ट? ऐसा नहीं जाना है तो आप एक और अल्टरनेटिव तरीका आपके पास मैं दे देता हूं, जिसमें आप जा सकते हो इस एंगल के साथ। चलो ये वाला एंगल ले लेते हैं, मेजरमेंट एंगल ए डैश एन एन ए डैश सी इज इक्वल टू कितना है, 90। देन एन ए डैश सी प्लस मेजरमेंट एंगल सी ए डैश बी डैश, ये भी 90 होगा, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है बेटा, क्या है, तो अगर आप दोनों का राइट हैंड साइड इक्वेट करोगे, राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये कट हो जाएगा, या फिर आप माइनस कर दो, ऐसा तो भी व्हाटएवर जो भी आपको, तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। यानी कि ये अगर आई है, यानी कि ये अगर आई है, ये भी कितना हो जाएगा, यानी कि ये आई हो गया बेटा, क्या हो गया। सिमिलरली उल्टा प्रोसीजर लगाओ तो ये वाला एंगल जो आपके पास मिला हुआ है ये आर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपके पास, करेक्ट? यस सर नो? तो अब हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है,
और ये 90 डिग्री ये वेव फ्रंट है, और यहाँ से हमको मिलने वाला है वैल्यू, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा। तो दिस एंगल वी विल गेट एज आर, यहाँ राइट साइड से चालू करेंगे, ठीक है, 90 डिग्री होने को। चलो रेडी। तो अब यहाँ से आप लोग बताओ व्हाट इज इक्वल टू साइन आई सी बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, व्हाट इज इक्वल टू साइन आर, साइन आर अपोजिट अपॉन, चलो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, दोनों को डिवाइड करो तो सी बी डैश अपॉन ए डैश डी मिलेगा, करेक्ट। नाउ सी बी डैश है वो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एयर, करेक्ट, वो क्या है d1 है, और ये आप लोगों को दिख रहा है a डैश d, ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन रेडर मीडियम, वो है d2। सो sin i अपॉन sin r दैट इज इक्वल टू d1 अपॉन d2, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ct, और ये हो जाएगा dt, अलग अलग स्पीड होगा ना, रेडर मीडियम में अलग, डेंसर मीडियम में अलग, सो t कैंसिल, सो आपके पास बचेगा sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 भी मिल सकता है, या c अपॉन d मिल सकता है, अलग अलग स्पीड है, या आप बोल सकते हो v1 अपॉन v2, और इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, क्या बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ तो बाद में डिस्कवर्ड हुआ, ये रिलेशन उसने पहले ही डिस्कवर किया था। सो दैट इज व्हाई द हाइजेन थ्योरी वाज सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ बात करते हैं लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो बेटा बेसिकली जो लाइट था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, कैसा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण उसमें दो तरीके के हमारे पास वेक्टर्स पाए जाते थे, जिसमें हम लोग पहला बोल सकते हैं कि एक था जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है दो वेक्टर्स है, ये वाला है जो आपको ब्लू कलर में है वो है मैग्नेटिक, और रेड कलर में जो दिख रहा है आपको वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखने पर, फॉर एन एग्जांपल कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखने पर, लाइट को हम लोग जब ऐसे ऑब्जेक्ट में से पास कर रहे थे, राइट, सो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नहीं आ रहे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट, क्या बोलते हैं। इसको समझना है तो कैसे समझेंगे, सो पोलराइजेशन को समझना है तो लेट्स कंसीडर वन इमेज, तो ये कुछ नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल्स है जो नेचर में पाए जाते थे, विच हैज अ टेंडेंसी, दिख रहा है आप लोगों को 3D। सो यहां पर ये है, इसको बोला जाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और ये है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। सिंपल, इसका मतलब क्या होता है भाई, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो सकते। यानी कि ये एक ऐसा प्लेन है जिसमें एक प्लेन में एक वेक्टर पास हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। सो दिस प्रोसेस व्हाट वी कैन से दैट द रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन वन प्लेन, रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक प्लेन में, एंड allowing it in another plane is called as polarization। क्या बोलेंगे,
पोलराइजेशन। तो लाइट हमारे पास जो ऑर्डिनरी फॉर्म में होता है, तो देखो ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट के सिंबल्स है कुछ बेटा, ध्यान से देख सकते हो आप लोग। ऑर्डिनरी लाइट मतलब आप एक लाइट को आप ऐसा बना लो, ठीक है, एक लाइट को आप ऐसा बना लो और चारों तरफ एरो बना लो, ये एक ऑर्डिनरी लाइट का सिंबल है। या फिर आप ऐसा बना लो और बीच में एक सर्कल जैसा बना दो, तो सर्कल है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अगर आप थोड़ा इसी में ही 3D बना सकते हो, थोड़ी सी अगर आपकी चित्रकला में रुचि है तो आप इसको कुछ ऐसा भी बना सकते हो। सो ये भी एक ऑर्डिनरी लाइट का सिंबल है। सो नाउ ए लाइट को हमको क्या करना पड़ेगा, पोलराइज। क्या करना पड़ेगा, अब बोलेंगे सर पोलराइज लाइट का क्या जरूरी है, तो कभी कभी हमको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की सही में जरूरत नहीं होती है, उस केस के अंदर हमको पोलराइजेशन करना जरूरी है। जैसे कि अगर हम लोगों को किसी भी केमिकल का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है, लाइक ऑप्टिकल एक्टिविटी वी नीड टू चेक ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन, तो जब 2-क्लोरोब्यूटेन में से अगर हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को डालेंगे तो वो रोटेट करता है आइदर इन अ क्लॉकवाइज और आइदर इन अ, तो उससे हिसाब से आप मिक्सचर को डिफाइन कर सकते हो कि वो डेक्स्ट्रोरोटरी कंपाउंड है या लेबोरेटरी कंपाउंड है और एसिडिक मिक्सचर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड। तो सम केसेस में यू नीड टू रेस्ट्रिक्ट सम वाइब्रेशन ऑफ लाइट टू सेफगार्ड योर आईज एज वेल। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, वी नीड अ पोलराइजर, वी नीड अ पोलराइजर। सो द इंस्ट्रूमेंट विच पोलराइज द लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइजर। पोलराइजर किसने बनाया था, तो पोलराइजर वाज फॉर्म्ड बाय E.H. लैम्ब। E.H. लैम्ब ने क्या किया, आप लोगों को दिख रहा होगा। सो ये मैं आपको जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है, ये सब आयोडोसल्फेट क्वाइनिन के क्रिस्टल्स हैं, जिसको हेराफाइट ने बनाया था। किसने बनाया था, अच्छा इसका दूसरा नाम है हेरापाथ क्रिस्टल, क्योंकि वो जमाने में केमिस्ट्री इतना डेवलप नहीं हुआ था, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, हेरापाथ। तो हेरापाथ इज नथिंग बट आयोडोसल्फेट क्वाइनिन का क्रिस्टल, जिसको, ये ग्लास है बेटा, क्या है, ग्लास। सो ग्लास और आयोडोसल्फेट क्वाइनिन का एक मिश्रण करके एक डिवाइस बनाया गया जो कि एक ग्लास ही था। क्या था, बात समझ में आ रहा है क्या आपको, ये ग्लास ही था जो एक ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठा करके बनाया गया। समझ में आ रहा है, इस तरीके से बनाया वो। सो ये हो गया आपका पोलराइड। तो पोलराइड का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। पोलराइड इज मेड अप ऑफ सैंडविच ऑफ आयोडोसल्फेट क्वाइनिन एंड ग्लास प्लेट। ओके, सो किसी भी लाइट को अगर हम लोगों को पोलराइज करना है तो लाइट को बोलने का बेटा प्लीज पास थ्रू द पोलराइड, तो चेक करेगा, फॉर्म तो नहीं लेकर आया अपने साथ, होगा तो डिटेक्ट कर लेगा, उसको जाने नहीं देगा। ठीक है, तो क्या होने लगा, अब नया क्वेश्चन आने लगा कि भाई लाइट को अगर हम लोगों को क्या करना है, पोलराइज करना है, तो कैसे करेंगे। तो ये दोनों पोलराइजर के एक्सिस है बेटा, ये भी पोलराइड का एक्सिस है। चलो, सो जब दोनों पोलराइड पैरेलल होंगे, कैसे होंगे, तो जो लाइट आ रहा है यहाँ पर और आपका जो ऑर्डिनरी लाइट है, जिसमें 3 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, वो ये पोलराइजर उसको पोलराइज कर देगी। देखो आप यहाँ पर थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये फिल्टर हो गई, राइट। और आउटपुट में आपको एक ऐसा लाइट मिलेगा जो 2 बार फिल्टर होकर निकला है। अगर इसने कोई गलती कर दी है तो उस गलती को ये दोहराएगा नहीं, उसको एनालाइज कर देगा और बाहर जो है लाइट मिलेगा वो आपको मिलेगा प्लेन पोलराइज लाइट, पीपी लाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा, पहले वाले को बोलेंगे पी यानी कि पोलराइजर, दूसरे वाले को बोलेंगे ए यानी कि एनालाइजर। क्या बोलेंगे, एनालाइजर। ठीक है, तो अगर मेरे पास जो पोलराइजर का एक्सिस है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ लाइक दिस, और कोई पर्टिकुलर एक्सिस पर मैं उसको बाइंड कर दूंगा लाइक थीटा,
समझ में आ रहा है, नॉट 0 डिग्री नॉट 90 डिग्री। तो यहाँ पर से जो मेरा लाइट आएगा बेटा ऐसा होगा ना कि 2 डायमेंशनल में अगर जाएंगे तो 3 डायमेंशनल में बनाना है तो हम लोग इसको बना लेते हैं, ये हमारा लाइट है। तो लाइट जब भी पोलराइज होती है, जब भी पोलराइज होती है, यहाँ पर जो भी लाइट आएगी वेनेवर, हालांकि एक्सिस पर है तो इसका जो हमारे पास इंटेंसिटी बनेगा वो बनेगा ई नॉट। कितना बनेगा? और वो एंगल पर है तो कितना बनेगा वो? ये एम्पलीट्यूड है, ई नॉट है, वो कितना है? और आई जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे I10। क्या बोलेंगे? I10। और जो आपका I20 होगा, जो नया बनेगा आप लोगों का जो इंटेंसिटी, वो हमेशा कितना होगा इसका? हाफ। क्योंकि जब भी लाइट एक जगह से दूसरी जगह पर पास होती है उसका इंटेंसिटी कितना हो जाता है? हाफ। तो अगर हम लोग बात करेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में, तो हमारे पास जो E20 होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ E10। सो दिस इज हाउ द पोलराइजेशन वर्क्स। और अगर आप इसको 100% 90 डिग्री कर दोगे सो देयर विल बी अ नो लाइट कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द पोलराइजर। तो ये सब क्वेश्चंस हुआ करते थे जब पोलराइजर बनाया गया। तो बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि निकोल प्रिज्म भी आया, ब्रिस्टल्स लॉ भी आया, जिसमें से ब्रिस्टल्स को बड़ी यू कैन से उसको कुछ लाइक उसके जो थीसिस थे वो बड़े फेमस हुए। कैसे हुए? मान लो कि भाई ये लाइट आ रहा है ऐसे, उसने बोला मैं लाइट को एक ऐसे एंगल पे फेंकूंगा जिससे कि लाइट 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टल्स, जब कभी भी लाइट फेंकी जाएगी तो लाइट जो है वो अपने आप पोलराइज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कैसे? तो देखो यहाँ पर लाइट पोलराइज हो गया, रिफ्रैक्टेड वे में पोलराइज हो गया है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी चले गए, और ये एंगल नोटिस करा गया कि एंगल था 90 डिग्री। कितना था? ओके, सो ये था हमारे पास आई पी। सो ब्रिस्टल्स लॉ क्या बताता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर विच okay polarization occurs is equal to tan ip, or the tangent of the polarizing angle is equal to the refractive index of a material। अगर आपको इसको प्रूव करने आता है तो ये xy हो गया है, ये o हो गया है, ये a हो गया, a o n n डैश b c। ओके, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये ip है तो ये i इज इक्वल टू r हो जाएगा। तो अगर हमारा ये एंगल ले लो हुए n, देखो n o b b o c एन सी ओ एन डैश, कितना? तो ये कितना हो जाएगा? 180। सेमी सर्कल है। अच्छा, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये हो गया है 90। लेट मी राइट डाउन लाइक दिस 90। और ये आपका है रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू पाई। अच्छा, आर इज इक्वल टू व्हाट? आईपी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 90, 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90। सो आईपी प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। आईपी प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मतलब ये दोनों का वैल्यू 90 है, इसके लिए बीच वाला 90 है, टोटल 180 हो गया। तो ये भी एक प्रूव हो रहा है यहाँ पर। तो हमको क्या प्रूव करना है? म्यू इज इक्वल टू tan ip। करेक्ट, म्यू इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? tan ip। सिंपल, स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर लेते हैं। चलो, व्हाट इज इक्वल टू आर? 90 माइनस ip। चलो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। चलो साइन आई, तो ये हमारे लिए था साइन ip। साइन आर का वैल्यू कितना था? 90 माइनस आई पी। सो म्यू इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा साइन आई पी, नीचे हो जाएगा कॉस आई पी। सो म्यू इज इक्वल टू ये होने वाला है tan आई पी। सो रिफ्रैक्टिंग एंगल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल। तो ये था आपका वेव थियरी। समझ में आ रहा है? ये क्या था? वेव थियरी। अब हम लोगों को पढ़ना है वो है इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव का एक पॉइंट पे मिलना जरूरी है। दो वेव का एक पॉइंट के ऊपर मिलना। तो बेटा ये एक वेव आ रहा है, ये भी एक वेव आ रहा है, तो रिजल्टेंट भी एक वेव बनेगा। ठीक है, और ये पॉइंट डिसाइड करेगा पॉइंट ऑफ इंटरफियर कि यहां पर क्या बनेगा। ठीक है, सो फिजिक्स ये बोलता है कि जब
ये एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के भी क्रेस्ट के साथ और दूसरे वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के साथ जब ओवरलैप हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है क्या? और वो पॉइंट बेटा ब्राइट होगा। समझ में आ रहा है क्या? और इसी को बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? constructive interference. What is constructive interference? When crest of the one wave overlap with the crest of another wave, or trough of the one wave overlap with trough of the another wave, then the intensity amplitude become maximum and point appear to be bright. That is called as constructive interference. तो destructive interference क्या होता है? तो देखो ये यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर एक वेव ऐसा आया और दूसरा वेव है बेटा वो ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर ये इंटेंसिटी बेटा ये एम्पलीट्यूड प्लस ए है, ये माइनस ए है, ये फिर से प्लस ए है, ये माइनस ए है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो एम्पलीट्यूड कैसा है बेटा, मिनिमम या तो जीरो। तो एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो इंटेंसिटी कैसा होगा, मिनिमम। तो ये जो इंटरफेरेंस बनेगा उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। क्या बोलेंगे? तो साइंटिस्टों ने इसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया है। कौन सा इंटरफेरेंस कब बनता है? ओके सिंपल याद रखने का, जब पाथ डिफरेंस ओके इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, इवन मल्टीपल ऑफ मतलब 1 2 मतलब इवन कैसा होता है मालूम है ना? तो उस केस में वो पाथ डिफरेंस आपका जो ये जो पाथ डिफरेंस बनेगा दोनों के बीच का तब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा यानी कि 2n + 1 लैम्डा बाय 2 तो ये पॉइंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यानी कि ब्लैक बनेगा यानी कि डार्क बनेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया कि भाई कैसे करने का? तो इंटरफेरेंस पैटर्न को पाने के लिए कुछ चीजों की कंडीशंस है। ओके, कंडीशंस टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, कंडीशंस टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। तो भाई पहला कंडीशन है जो सोर्स है बेटा मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। कैसा होना चाहिए? मतलब सिंगल वेवलेंथ, उसके पास एक ही वेवलेंथ होना चाहिए। टू सोर्सेज जो मिलने वाले हैं एक पॉइंट के ऊपर इंटरफेयर करने वाले हैं मस्ट बी कोहेरेंट। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने चाहिए, उनका कलर रूप रंग सब कुछ एक जैसा, ब्राइटनेस सेम, इंटेंसिटी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, सब कुछ सेम। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलेंगे कोहेरेंट। थर्ड मस्ट बी इन अ सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, मतलब दोनों को नॉर्थ, ये नॉर्थ में है तो ये भी नॉर्थ में होना चाहिए। पता चला ये नॉर्थ में ये इसका उजाला ऐसा जा रहा है इसका उजाला ऐसा जा रहा है, कभी नहीं मिलेंगे। तो एक ही स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होने चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन देम मस्ट बी टू स्मॉल और एज स्मॉल एज पॉसिबल, एकदम सटे हुए होने चाहिए। पांचवा और आखिरी बराबर, डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस एंड स्क्रीन मस्ट बी लार्ज, मतलब दो सोर्स और स्क्रीन जहां पर ये पैटर्न दिखने वाला है वो ज्यादा दूर होना चाहिए ताकि आपको डिस्टिंग्विश कर सको ब्राइट बैंड और डार्क बैंड के बीच में। तो ये कंडीशन जब तक फॉलो, और भी कुछ कंडीशन है बट ये मेन कंडीशन है, ये जब तक फॉलो नहीं होगी तब तक वो पॉइंट ना तो ब्राइट दिखेगा या ना तो ऑर्डिनरी लाइट से ऑर्डिनरी बल्ब से इंटरफेरेंस होने वाला नहीं है। तो यंग नाम का एक साइंटिस्ट था जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत बड़ा सुना ही होगा, जिसको हम लोग थॉमस यंग के नाम से भी जानते हैं। सो थॉमस यंग ने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी मैंने एक बॉक्स लिया है यहाँ पर। और इस बॉक्स के अंदर एक सोर्स को रख दिया। ये क्या है? तो बेटा ये क्या प्रोड्यूस करेगा? करेक्ट। अब लाइट को बाहर आने के लिए जगह चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने उस सोर्स के अंदर छोटे छोटे से 2 होल बना दिए।
जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हो, तो ये दो लोग हैं S1 और नाउ ये दोनों भी हाइजेंस प्रिंसिपल बोथ विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो ये दोनों के बीच में भी घमासान युद्ध होने लगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो रेड कलर में बेटा दिख रहा है वो है ट्रफ, और ब्लैक कलर में जो दिख रहा है वो है क्रेस्ट। क्रश नहीं रहे, अभी टाइम है क्रश के लिए तुम लोगों को। हमारी जिंदगी जब तक क्रश नहीं रहेगी तुमको क्रश नहीं मिलने वाला, टेंशन मत लो। अभी से इनको क्रश चाहिए, बोलो। चलो देखो यार, ये पॉइंट दिख रहा है, ट्रफ ट्रफ इकट्ठा हो गए, ट्रफ ट्रफ इकट्ठा हो गए, ट्रफ 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 ट्रफ। तो ये सारे पॉइंट, सॉरी मिस्टेक, ये सारे पॉइंट कैसे देखेंगे? हाँ, चार बूंदों वाला, ठीक है। अच्छा ये भी देख लो फिर, ये सब भी ब्राइट है, ये सब भी ब्राइट है। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, ये जहां पे क्रेस्ट और ट्रफ, ओके, जहां पे क्रेस्ट और ट्रफ है, ये सब पॉइंट्स कौन से होंगे फिर? ओके, इधर भी एक है। सो अल्टरनेट आपको क्या मिलने लगा? दिख रहा है ना? सो अल्टरनेट आप लोगों को ब्राइट एंड डार्क मिले, ब्रांड समझ में आ रहा है? और इसी को क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस पैटर्न, द प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ओके, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू, तब से पूछा रहा है, थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या है? थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनाना है, ओके, जहां पर आपके पास, चलो, दो सोर्सेज होने चाहिए, S1 S2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो है हमारे पास D। कितना है? D। अगर सेंटर पोजीशन से बात करें, ये न्यूट्रल पोजीशन है O, और ये है O डैश। अगर इसका भी अगर हम लोग कुछ वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, तो ये S2 डैश है, ये मान लेते हैं कि एक वेव यहां से निकला तो पहुंच गया इधर, एक वेव यहां से निकला वो भी पहुंच गया है, ठीक है। मान लो कि पॉइंट पी पे पहुंचा, कहां पर पहुंचा? पॉइंट पी। तो ये पॉइंट पी ब्राइट होगा कि डार्क होगा वो उसके पाथ डिफरेंस पे निर्भर करता है, डिपेंडिंग अपॉन पाथ डिफरेंस। कैसे मेजर करेंगे? तो देखो सिंपल, ये पूरा डी था, तो बेटा ये कितना होगा? D/2। ये भी कितना होगा? मान लो कि सेंट्रल पॉइंट से x डिस्टेंस पर है, कितना? और ये कितना है हमारे पास? D/2। ये भी कितना है उसमें से हमारे पास? तो आप लोग मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x माइनस D/2, करेक्ट। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वेरी गुड, ठीक है। चलो, पाइथागोरस थ्योरम बचपन में पढ़ा है, वही पढ़ना है। देखो, एक ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, और एक ये ट्राइंगल है, तो ऊपर वाला ट्राइंगल S1 डैश P, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1 डैश का स्क्वायर प्लस S1P का स्क्वायर। देखो S1P का स्क्वायर हम लोग भूल जाते हैं, इसको अभी ऐसे करने देते हैं। S1 डैश, ये है बेटा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस है, तो ये हो गया हमारे लिए बेटा D²। S1P कितना है? इक्वेशन सिमिलरली दूसरे में लगा दो, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बेटा? ट्राइंगल है S2 डैश P। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2 डैश का स्क्वायर प्लस S2 डैश P का स्क्वायर, करेक्ट। सो ये तो हमारे पास है नहीं S2P स्क्वायर, ये भी D² है,
और ये हमारे पास है वो है x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। चलो हमको ढूंढना है पाथ डिफरेंस, मतलब ये दोनों का डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। तो दो में से एक को माइनस कर देते हैं, s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो डी स्क्वायर होगा, ये पहले लिखेंगे ये बाद में लिखेंगे, मतलब x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। मेक सेंस? पॉजिटिव वाला पहले, नेगेटिव वाला बाद में। ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू s2p माइनस s2p प्लस s1p। अच्छा ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाय 4, सॉरी अंदर जाएगा तो ये माइनस डी स्क्वायर बाय 4। तो देखो x स्क्वायर उड़ा हमारे पास, x स्क्वायर उड़ा, ये भी उड़ा, टोटल तो हमारे पास बचा है s2p माइनस s1p इज इक्वल टू, देखो 2x, ये 2 भी गया, तो हमारे पास बचा है xd प्लस xd अपॉन ये नीचे गया देखो s2p प्लस s1p। सो आपके पास फाइनल आंसर बचा है s2p माइनस s1p इज इक्वल टू 2xd। अच्छा देखो s2p और s1p इसमें बड़ा ही छोटा होता है, तो इसका नियरली वैल्यू ये d के बराबर ही होगा। कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? d प्लस d। तो ये हमको वैल्यू मिल गया है, कितना वैल्यू मिल गया? xd बाय d मिला। चलो कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो है पाथ डिफरेंस। सो s2p माइनस s1p ये नथिंग बट क्या है? पाथ डिफरेंस। यानी कि हमको पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू मिल गया है xd बाय d। कितना मिला? अभी हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है चैप्टर के बिगिनिंग में, जब हम लोगों ने ये वाला चैप्टर इंटरफेरेंस वाला पार्ट स्टार्ट किया, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव तभी हो सकता है जब उसका पाथ डिफरेंस 2n लैम्डा बाय 2 हो, और डिस्ट्रक्टिव तभी हो सकता है जब उसका पाथ डिफरेंस तो चलो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न PD इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2, यानी कि 2 कट, PD का वैल्यू रख दो, x d by d इज इक्वल टू n लैम्डा, सो x इज इक्वल टू n लैम्डा d by d। तो बेसिकली आपको xn का वैल्यू मिला, इसका वैल्यू मिला। चलो xn प्लस 1 का ढूंढना है तो n प्लस 1 लैम्डा d by d हो जाएगा, करेक्ट। तो ये मुझे क्या मिला बेटा? ये मेरा nth ब्राइट बैंड है और ये मेरा n प्लस 1 ब्राइट बैंड है, ये दोनों का डिफरेंस ढूंढना है तो ये आपको मिल जाएगा लैम्डा d by d, डिफरेंस बिटवीन टू ब्राइट बैंड। कितना मिला? लैम्डा d by d। चलो मान लेते हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्या है वो? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। सो ये हमारे पास है ये xd by d दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो चलो x ढूंढना है, xn 2n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन 2d, करेक्ट। अगर हम लोगों को xn प्लस 1 ढूंढना है, सो जैसे ही अगर आप लोग इसमें x प्लस 1 इंट्रोड्यूस करोगे, सो यहाँ पर n की जगह पर भी n प्लस 1 हो जाएगा, तो 2n प्लस 2 2 प्लस 1 3 लैम्डा d बाई 2d हो जाएगा। अगर हमको दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है, डैश कर देता हूँ मैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो xn प्लस 1 डैश माइनस xn डैश, तो ये दोनों का डिफरेंस 2n प्लस 3 अपॉन 2d लैम्डा बाई लैम्डा d माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा d बाई 2d। तो ये वैल्यू भी आपको मिलने वाला है बेटा, लैम्डा d बाई d ही मिलेगा। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड and two successive dark band is always same. So this is called as theory of interference fringes. बात समझ में आ रही है? तो इंटरफेरेंस पैटर्न को करने के लिए ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था, जिसको थॉमस यंग ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 2 स्लिट थे। नॉट ओनली दैट बट एक और भी है जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, जिसको हम लोग एल लॉयड मिरर के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पर एक होता है मिरर, क्या होता है? मिरर। तो एल लॉयड मिरर के अंदर भी एक मिरर होता है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होता है और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। चलो कलर कर लेते हैं इसको।
मान लो कि ये स्क्रीन है बेटा और ये है मिरर। सो देखो लाइट आएगी कुछ, सो कुछ लाइट ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद अलग अलग एंगल पर वो इंसिडेंट होने वाला है, ठीक है। और अगर अलग अलग बना लेते हैं, सो देखो कुछ लाइट सीधी भी तो जाएगी ना यहाँ पर, सो देखो यहाँ पर दोनों के पाथ डिफरेंस अलग अलग होंगे। सो ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ऐसे क्या बनेंगे, बैंड बनेंगे। और वो भी कौन से बैंड हो जाएंगे, इंटरफेरेंस। दूसरा है हमारे पास, वो है बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। जिसके अंदर दो प्रिज्म को बेस टू बेस ज्वाइन किया जाता है और एक सोर्स को यहां पर रखा जाता है। अब ये सोर्स क्या करेगा, लाइट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो यहां से ये ऐसा आएगा लाइट, होगा। यस सर। अब यहां पर ऐसा लगेगा कि ये लाइट दो इमेजिनरी सोर्सेज से आ रहा है। ये बाई प्रिज्म जैसा ही काम करने लगेगा। ये S1 हो जाएगा ये, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा D, ठीक है। और यहाँ पर आपको अल्टरनेट ब्राइट एंड, सो ये भी आपका क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म है। और ये है सो दिस इज अबाउट योर इंटरफेरेंस। अब बात आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रैक्शन। क्या है डायफ्रैक्शन? सो डायफ्रैक्शन को कैसे समझेंगे ये समझ लो पहले। हमारे पास बेटा एक है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग एक लाइट को फेंकेंगे। ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ओके। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट लाइट को पास होने से रोकेगा कि नहीं रोकेगा, रोकेगा कि नहीं रोकेगा, रोकेगा। तो आपका जो टेक्निकल एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है, इसमें बनेगा शेडो, अंधेरा दिखेगा उस तरफ। बट कभी कभी क्या होता है, लाइट को जाना था ऐसे ही, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन कभी कभी समझो ऐसा कुछ एजिस बने हुए इधर, जिसकी वजह से लाइट जो है वो यहाँ से बेंड होके अंदर की तरफ घुस जाएगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट बनेगा, ओके, दिस इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन. So bending of a light near edge and an obstacle when light itself enters into the region of geometrical shadow. So this is called as a diffraction. Diffraction बेटा दो टाइप से होता है, ओके। डायफ्रैक्शन के दो टाइप्स है, एक है फ्रोनोफर्स डायफ्रैक्शन और एक है फ्रेस्नेल्स डायफ्रैक्शन। तो होता कैसे है भाई, तो देखो दो चीजें, एक बंद कमरे में जो एक्सपेरिमेंट होता है और लाइट के अंदर जो डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है वो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन यानी कि लेबोरेटरी के अंदर। और नेचर के अंदर जो डायफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसमें लाइट इंफिनिटी से आता है, वो फ्रोनोफर डायफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रोनोफर्स डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। फ्रोनोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। मान लो ये स्लिट है,
दिख रहा है ना स्लिट के जैसा, दिख रहा है। चलो, तो ये लाइट आने के लिए एक पाथ बना देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने रखा है एक स्क्रीन जिसके ऊपर हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब लाइट जैसे ही एंटर होगा, लाइट को जाना था तो ऐसे, दिस शुड बी द पाथ ऑफ अ लाइट, बट लाइट ऐसे नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में हम लोगों ने एक कॉन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है। कौन सा लेंस रखा है? तो कॉन्वर्जिंग लेंस बेटा अगर भूल गए हो तो उनको मैं फिर से याद दिला दूं कि कॉन्वर्जिंग लेंस बेटा वो लेंस होता है जो लाइट को कॉन्वर्ज करता है, एक पॉइंट के ऊपर ले आता है, इसके लिए इसका नाम पड़ा हुआ है कॉन्वर्जिंग लेंस। तो लाइट को वो यहां ले आएगा, ठीक है। बट ये एज के ऊपर लाइट ने अपने पाथ को छोड़ दिया और लाइट कुछ एंगल इलेवेट हो गई और लाइट पहुंच गई यहां पर। समझ में आ रहा है क्या? बाय मेकिंग सम एंगल थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये था सेंट्रल ब्राइट बैंड। क्या है? सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड के आजू बाजू में आप लोगों को कुछ मैक्सिमा मिनिमा दिखते जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है P, ठीक है। टेक्निकली बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो स्लिट का विड्थ है बेटा वो बहुत ही छोटा होता है, इसके लिए इसको D से रिप्रेजेंट ना करके हम लोग इसको A बोलेंगे। तो ये A/2 हो जाएगा और ये भी A/2 हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास है AB, वो स्लिट है, राइट। AB इज व्हाट? अवर स्लिट। तो ये है वो हमारा पाथ डिफरेंस है AC। क्या है? पाथ डिफरेंस। और ये एंगल भी कितना बचेगा? थीटा। कितना बचेगा? अच्छा, ABC और ये हो जाएगा हमारे लिए OD। कितना हो जाएगा? और ये थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी लगेगा तो ये OD इज हाफ ऑफ BC होगा। कितना होगा? ओके। और प्रिलिमिनरी फॉर सेंट्रल मैक्सिमा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा। कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n लैम्डा फॉर अ सेंट्रल ब्राइट बैंड और सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। हमारे पास वैल्यू है P0। अगर ये P पे जाता है और हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट मिनिमम के लिए, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट मिनिमा हमको मिलने वाला है साइन थीटा इज इक्वल टू कितना पर? n लैम्डा। कितने पर मिलेगा? n लैम्डा। और साइन थीटा का अगर वैल्यू निकालोगे तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अगर मान लो कि ये डिस्टेंस आपके पास d है और ये a है, तो साइन थीटा का वैल्यू भी आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू d बाय a कर सकते हो। कितना कर सकते हो? d बाय a या x बाय a, व्हाटएवर जो भी आपके पास वैल्यू होगा वो, ठीक है। तो सेंट्रल मिनिमा कहां पर मिलेगा? फर्स्ट, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइडेड बाय a, डिवाइडेड बाय a प्लस माइनस, ऊपर भी मिल सकता है नीचे भी मिल सकता है। और ये थीटा जो होता है वो बड़ा ही स्मॉल होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा भी लिखा जा सकता है, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा बाय a। तो ये एंगल के ऊपर आपको पहला क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमा। और अगर हम लोगों को मैक्सिमा ढूंढना होगा तो मैक्सिमा हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, अगर ये n इवन था तो ये ऑड पे मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपको n प्लस 1/2 पर लैम्डा बाय a। और थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n प्लस 1/2 लैम्डा बाय a। या आप उसमें से लैम्डा निकालना है या a निकालना है तो आप वहां से वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाट? फर्स्ट मिनिमा एंड फर्स्ट मैक्सिमा। अगर आप लोग इसको ग्राफिकल वे में देखना चाहोगे तो इसी का ग्राफ मैं यहीं पे बना देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मिनिमा मैक्सिमा का ग्राफ कैसे बनता है। तो ये हो गया हमारे लिए, मान लो कि ये है P0 है, तो ये बेटा मैक्सिमम है, फिर और एक मैक्सिमम, फिर और एक मैक्सिमम, फिर और एक मैक्सिमम, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। सिमिलरली ऐसा, तो ये ग्राफ मिलेगा तो जिसमें ये है, ये सेंट्रल मैक्सिमम। क्या है? सेंट्रल मैक्सिमम। ये फर्स्ट मैक्सिमम। ओके, ये दोनों मिनिमम और मिनिमम, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू से। अगर विड्थ ढूंढना होगा तो विड्थ डबल होता है बेटा, देखो ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस हो जाएगा विड्थ वो हमेशा डबल होगा। अगर ये x है तो ये डबल x हो जाएगा, अगर y है तो वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप विड्थ भी ढूंढ सकते हो किसका? मिनिमा का या मैक्सिमा का। तो विड्थ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है विड्थ ऑफ सेंट्रल दैट इज इक्वल टू 2y d, यानी कि डार्क बैंड, या तो कोई भी आप उसको बोल सकते हो 1d, सो दैट इज इक्वल टू 2w
एंड दैट इज इक्वल टू 2 एंड विड्थ का फॉर्मूला हमारे पास जो वैल्यू हम लोगों ने अप्लाई किया है दैट इज लैम्डा डी बाय 8। तो इससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बरोबर, क्या मिल जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। बोलेंगे सर इसका यूज क्या है रियल लाइफ, तो ज्यादातर डायफ्रैक्शन का यूज होता है इमेज रिजोल्यूशन में। किसमें यूज होता है, इमेज रिजोल्यूशन में। तो कैसे काम करेगा, तो बेटा देखो इसको समझना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द 3 बेसिक सेटअप ऑफ अ ग्राफ। तो ये पहला ग्राफ है जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक इमेज है, उसको वापस ही बना लेते हैं। चलो पहला केस, चलो ग्राफ दिख रहा है आपको। yes, तो बेटा ये इमेजेस के ब्लर बने हुए हैं, मतलब एक एक्चुअल और उसका एक डायफ्रैक्शन पैटर्न। सो देखो दो इमेज के दो ग्राफ्स हैं, तो अगर ये ऐसा होगा तो आपको इमेजेस है ना वो नॉट रिजॉल्व दिखेंगे। समझ में आ रहा है, yes, और अगर ये ऐसा होगा तो ये आपको जस्ट रिजॉल्व दिखेंगे। और अगर ये कुछ ऐसा होगा, वेरी गुड, तो ये ऐसा आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज रेलाइज क्राइटेरिया। फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ इमेज। क्या होता है कि जब दो प्रिंसिपल मैक्सिमा का जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट मिनिमम जो सेंट्रल मैक्सिमा का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेंट्रल मिनिमम के डिस्टेंस है, या पहले का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे का फर्स्ट मिनिमम के बीच का डिस्टेंस से छोटा होगा तो इमेजेस आर नॉट रिजॉल्व। और अगर ये डिस्टेंस कुछ ऐसा होगा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो जस्ट रिजॉल्व। और ओवरलैप कर जाएगा, पहले का सेंट फर्स्ट जो ये है आपका मैक्सिमम वो मिनिमम के ऊपर ओवरलैप करेगा और इधर का मैक्सिमम भी मिनिमम के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो ये कैसे हो जाएंगे, वेल रिजॉल्व। तो ये जब आप लोग फोटोग्राफर जब शूट करता है तो लेंस को एडजस्ट करते रहता है, तो डायफ्रैक्शन को बेसिकली ब्लर इमेज को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। सो रियलाइज क्राइटेरिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन, दैट व्हाई द इमेज इज टू बी रिजॉल्व यूजिंग द कैमरा लेंस। समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को पूछेगा एक्सप्लेन रियलाइज क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ इमेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। सो बेटा देखो दो तरीके के माइक्रोस्कोप आते हैं मार्केट में, एक जो नॉर्मल होता है, दूसरा जिसके अंदर उसका रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए उसका जो आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में सीडरवुड का ऑयल भरा जाता है। ठीक है, आप लोगों के लैब वगैरह में होते हैं वो सादा एकदम, वो उसको आप माइक्रोस्कोप नहीं, प्रोटोटाइप बोल सकते हो। ठीक है, रियल माइक्रोस्कोप मैंने आपको शायद पिछले साल दिखा होगा, वो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक होता है, अपने पास था, उसमें नीचे लाइट वाइट लगी रहती है, वो 30-40 हज़ार रुपये का था। आपके जो लैब वगैरह में लगता है 10-12 हज़ार का एक प्रोटोटाइप है, बट एक्चुअली में उसमें ऑयल भरा रहता है। दूसरा एक आता है वो इलेक्ट्रॉनिक, वो जो सीआईडी वाईडी में सालों के नहीं देखता है क्या, हाँ इसी पे प्रद्युमन को पता था, हाँ इसमें मेरे को ये मिला। तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें 10,000 एक्स का जूम हो सकता है, कैमरे में 3x 4x होता है, उसमें 10,000 एक्स तक का जूम हो सकता है, 1 लाख एक्स तक जा सकता है वो, तो इतने शार्प आते हैं। तो दो तरीके के माइक्रोस्कोप है, याद रखो। जब आप ऐसा माइक्रोस्कोप यूज करोगे बेटा जिसमें आप लाइट यूज कर रहे हो और एक है सनलाइट, सो दो तरीके के माइक्रोस्कोप आपके पास बनेंगे। एक आपके पास जो माइक्रोस्कोप होगा जिसमें क्या होगा बेटा, लाइट होगा, तो उसका सनलाइट समझ लो अगर ले लेते हैं तो उसका जो रिजोल्यूशन बनेगा उसमें 1.22 लैम्डा बाय डी आएगा, जिसमें 1.22 है वो है एरिस फार्मूला, एरिस डिस्क। अगर आप सनलाइट में ले रहे हो तो ये फ्रैक्शन वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर यही चीज अगर आप ऑर्डिनरी लाइट में ले रहे हो तो उसमें सिर्फ लैम्डा बाय डी आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ओके, ये हमारे पास क्या है, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज
the minimum distance between two images such that they appear to be just resolved. Resolving power क्या होता है फिर? Resolving power is reciprocal of limit of resolution, यानी कि 1 upon lambda by d, यानी कि d by lambda. इस केस में what is resolving power? 1 upon theta या d theta भी बोलते हैं, तो 1 upon 1.22 lambda upon d. So ये हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोप. वैसे ही अगर टेलीस्कोप होगा तो टेलीस्कोप को रूम में देखते नहीं है. टेलीस्कोप इज यूज्ड टू, हाँ मतलब इट इज यूज्ड टू सी अ हैवी बॉडी इन अ मिनिएचर फॉर्म. ठीक है, तो ये टेलीस्कोप हो गया. व्हाट इज माइक्रोस्कोप? मिनिएचर बॉडी इन अ लार्जर फॉर्म. तो ये उल्टा है. करेक्ट. सूक्ष्मदर्शक यंत्र यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है कि छोटा होता है, और आईपीस बड़ा होता है. आईपीस बड़ा होगा, ऐसे छोटा होते जाता है. और टेलीस्कोप में वही चीज उल्टा, ऑब्जेक्टिव बड़ा आईपीस छोटा. तो टेलीस्कोप होता है वो रिवर्स फॉर्मेट में काम करता है एज कंपेयर टू द माइक्रोस्कोप. ठीक है. सो दिस इज अबाउट योर एंटायर चैप्टर एंड आई विल सजेस्ट एवरीवन to please refer all of these topics carefully containing wave theory, interference, diffraction. Diffractions में से आपको most important Fraunhofer diffraction due to single slit, ठीक है, Fraunhofer diffraction and Rayleigh's criteria. इंटरफेरेंस में से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोगों ने किया था कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इसके अंदर से ब्रिस्टर्स लॉ, ओके, ब्रिस्टर्स लॉ एंड पोलरॉइड्स. ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे. कर पाएंगे? ठीक है, थैंक यू.